नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम योग दर्शन और उसके अंतर्गत चित्त भूमि विषय पर अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने चित्तवृत्ति, योग के अष्टांग मार्ग और योग दर्शन में ईश्वर के स्वरूप और उसके स्थान पर भी चर्चा की है। चित्त भूमि क्या है और चित्त भूमि कितने प्रकार की होती है, इस व्याख्यान में इस पर चर्चा और अध्ययन होगा। सांख्य जिसे महत कहता है, योग उसे ही चित्त कहता है। इसकी उत्पत्ति प्रकृति में सबसे पहले हुई है, यद्यपि इसे सर्वतोग्राही अर्थों में लिया जाता है। इसके अंतर्गत बुद्धि, आत्मचैतन्य और मन भी सम्मिलित है। योगश्चित वृत्ति निरोध है। इसकी चर्चा हमने पूर्व में भी की है कि चित्त वृत्ति का निरोध यानी कि अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं उनका रुक जाना, उनका निरोध होना ही योग है। इसी रूप में पतंजलि ने योग को परिभाषित किया है। चित्त प्रकृति का प्रथम विकार है। उसमें रजोगुण और तमोगुण पर सत्व गुण की प्रधानता रहती है। चित्त भूमि चित्त की अवस्था है। यह कितने प्रकार की होती है, इससे जानने से पूर्व हम चर्चा कर लें कि आखिर चित्त भूमि या चित्त की अवस्थाएं क्या हैं। यह स्वभावतः जड़ है। चित्त स्वभावतः जड़ है, परंतु आत्मा के घनिष्ठ संपर्क में रहने के कारण वह उसके प्रकाश से प्रकाशित होता है। उसका जिस विषय से संपर्क होता है उसी का आकार वह धारण कर लेता है। विषयों के अनुरूप चित्त विकारों से आत्मा को विषयों का ज्ञान होता है। योग सूत्र के अनुसार यद्यपि आत्मा में स्वतः कोई विकार नहीं होता, तथापि परिवर्तनशील चित्तवृत्तियों में उसके प्रतिबिंबित होने के कारण उसमें परिवर्तन का आभास मात्र होता है। जैसे नदी के लहरों में प्रतिबिंबित होने के कारण उसमें चंद्रमा हिलता हुआ प्रतिबिंबित होता है। विवेक ज्ञान के अभाव में आत्मा उन्हीं में अपने को देखने लगती है और सांसारिक विषयों में सुख दुख और राग द्वेष का भाव देखने लगती है। यही बंधन है। इसके छूटने का, इससे मुक्त होने का एकमात्र उपाय है योगश्चित वृत्ति निरोध है, अर्थात चित्त की वृत्ति का निरोध। जैसा कि हमने अभी अभी कहा, यही योग है। चित्त की अवस्था प्रकृति के गुण विशेष के प्रालव्य से चित्त की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। चित्त की बहुत सारी अवस्थाएं हैं जिन्हें चित्त की वृत्ति या अवस्था कहते हैं। ये 5 प्रकार की भूमियां हैं, 5 प्रकार की अवस्थाएं हैं। पहली है क्षिप्त, दूसरी है मूढ़, फिर है विक्षिप्त, फिर है एकाग्र और फिर है निरुद्ध या निरोध। इस तरह से ये 5 प्रकार की अवस्थाएं हैं। चित्त की भूमियां हैं, अलग अलग तरह की अवस्थाएं हैं, अलग अलग गुण हैं हमारे चित्त के, उसी के अनुसार ये अवस्थाएं हैं। इनमें से कुछ अवस्थाएं योग के अनुकूल हैं, ध्यान के अनुकूल हैं, और कुछ अवस्थाएं हैं जो ध्यान के अनुकूल नहीं हैं। जब हमने चित्तवृत्तियां पढ़ी थी तब भी हमने जिक्र किया था कि चित्तवृत्तियों के कारण ही ध्यान और योग में बाधा आती है। आगे हम जानते हैं कि पहली अवस्था चित्त की क्या है। पहली अवस्था है चित्त की क्षिप्त, रेस्टलेस, यानी कि जहां पर रजोगुण की प्रधानता है। चित्त अत्यधिक इस अवस्था में चंचल रहता है, बेचैन रहता है,
यहाँ ध्यान एक वस्तु पर टिकता नहीं है, इधर उधर भटकता रहता है, मन और इंद्रियां अनियंत्रित रहती है। यह अवस्था योग के अनुकूल नहीं कही गई है। भोजवृत्ति के अनुसार चंचल स्वभाव वाले रजोगुण की अधिकता के कारण क्षिप्त भूमि में चित्त चंचल होता है और इस अवस्था में ध्यान किसी एक अभिष्ट वस्तु पर, अभिष्ट विषय पर केंद्रित करना बहुत ही कठिन हो जाता है और ये योग के अनुकूल कदापि नहीं बताई गई है। अगली जो अवस्था है वो है मूढ़। मूढ़ नाम भी भूमि जो है चित्त भूमि, यह तमोगुण की अधिकता के कारण कर्तव्य एवं अकर्तव्य में बिना विवेक के ही लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि भावनाओं के कारण प्रतिकूल या अशुभ कार्यों में ही लगाई जाती है। यानी कि यह चित्त की वह अवस्था है जहाँ तमोगुण की प्रधानता रहती है। यहाँ निंद्रा, आलस्य, निष्क्रियता का बोलबाला रहता है। इस अवस्था में अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य की अधिकता होती है। इसी कारण यह अवस्था भी योग के अनुकूल या योग के लिए सही बताई नहीं गई है। चित्त ध्यान में केंद्रित नहीं हो पाता है क्योंकि इस अवस्था में तमोगुण अधिक होता है, इसलिए ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता है। अगली जो अवस्था है चित्त भूमि है, तीसरी चित्त भूमि है विक्षिप्त। यह जो अवस्था है, यह प्रथम जो दो अवस्थाएं हैं क्षिप्त और मूढ़ के मध्य की अवस्था है। इसमें रजोगुण आंशिक रूप से विद्यमान रहता है। यहाँ ध्यान किसी वस्तु पर जाता तो अवश्य है, किंतु वहाँ अधिक समय तक टिक नहीं पाता है। इस प्रकार चित्त स्थिरता यहाँ अपने आंशिक रूप में उपस्थित रहती है। इस अवस्था में चित्तवृत्तियों का कुछ अंश तक विरोध हो जाता है, कुछ अंश तक चित्तवृत्तियाँ खत्म हो जाती हैं, नियंत्रित हो जाती हैं। इसलिए यह अवस्था कुछ सीमा तक योग के अनुकूल कही जा सकती है। यानी कि कुछ सीमा तक यहाँ पर ध्यान लगाया जा सकता है। यहाँ पर सत्वगुण की अधिकता के कारण विशेष रूप से दुख के कारणों का परिहार कर सुखमय विषयों को ही ग्रहण करती है चित्त की भूमि। चित्त की इस अवस्था में साधक की मनोवृत्ति धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य को प्राप्त करती है और चित्त जो है वो इसी वजह से कभी कभी स्थिर हो जाता है। कुछ सीमा तक आंशिक रूप से कभी कभी ध्यान अभिष्ट विषय पर लग जाता है योग के अनुकूल, कुछ सीमा तक ही ये इसलिए कही जा सकती है। चौथी चित्त भूमि जो है, चित्त की अवस्था है, वो है एकाग्र या एकाग्रता। क्रिया योग से विक्षिप्तावस्था का रूपांतरण एकाग्रावस्था में होता है। इसमें सत्व गुण की प्रधानता होती है। यहाँ ज्ञान का प्रकाश रहता है। चित्त अपने विषय पर अधिक देर तक ध्यान केंद्रित रखता है। यहाँ रजोगुण का प्रभाव समाप्त हो जाता है, यानी कि चित्त इधर उधर भटकता नहीं है। यहाँ भी चित्त वृत्तियों का पूर्ण निरोध नहीं होता, लेकिन फिर भी यह अवस्था योग के लिए मार्ग को प्रशस्त करती है। एकाग्रे बहिर्वृत्ति निरोधः कहा भी गया है, अर्थात चित्त की एकाग्रता की भूमि में वृत्तियों का निरोध तो हो जाता है, चित्त की वृत्तियां बाहरी विषयों से दूर हो जाती है। सत्य में प्रतिष्ठित होने के कारण चित्त अपने अभिष्ट विषय की ओर
उसी प्रकार से एकाग्र हो जाता है जिस प्रकार से निर्वात स्थान में दीप शिखा स्थिर रहती है। निर्वात यानी खाली स्थान में दीप की शिखा, दीपक की लो स्थिर रहती है। योगी चित्त की इस स्थिति का वर्णन गीता में भी किया गया है, यानी कि एकाग्र हो जाता है। इस अवस्था में यह अवस्था योग के लिए मार्ग प्रशस्त करती है, जिसे हम कहते हैं कंसंट्रेटेड। हम कंसंट्रेट होते हैं, किसी पर हम ध्यान एकाग्र कर लेते हैं, केंद्रित कर लेते हैं, उस अवस्था को एकाग्र कहा जाता है। चित्त एकाग्र हो जाता है, अधिक देर तक केंद्रित करने लगता है अभिष्ट विषय पर अपना ध्यान। तो यह योग के लिए अनुकूल कही गई है। अगली जो अवस्था है, पांचवी जो चित्त भूमि है, वो है निरुद्ध या निरोध। चित्त की निरुद्ध भूमि में सभी वृत्तियों, संस्कारों का अच्छी तरह से लोप हो जाता है, लेकिन उन वृत्तियों के संस्कारों जो हैं वो अविष्ट रूप से रह जाते हैं। यह पूर्ण ध्यान केंद्रित की अवस्था है। चित्त वृत्तियों का पूर्णतः यहाँ पर नाश हो जाता है। इसमें चित्त किसी विषय पर पूर्ण ध्यान केंद्रित कर पाता है। इस अवस्था में चित्त को स्थिरता प्राप्त हो जाती है। यहाँ ध्यान इधर उधर भटकता नहीं है, यहाँ ध्यान का भी ध्यान नहीं रहता है, यानी कि ध्यान लगाने वाला, ध्यान की क्रिया और ध्येय जिस पर ध्यान लगाना है उसका भी ध्यान नहीं रहता है। यह अवस्था योग के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती है। इस प्रकार से हमने अभी अध्ययन किया कि ये 5 भूमियाँ हैं, 5 अवस्थाएं हैं चित्त की: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। चित्त के 3 रूप भी यहाँ पर उल्लेखनीय हैं। चूँकि चित्त त्रिगुणात्मक है, 3 प्रकार के गुणों का प्रभाव चित्त पर है, सत्व, रज और तम, उसको होते हुए 3 प्रकार के चित्त के रूप पतंजलि ने उल्लेखित किए हैं। उनका वर्णन भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। पहला है प्रख्याशील। प्रख्याशील चित्त रज तम से संयुक्त रहता है। तमोगुण से आवृत होने के कारण वही चित्त अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनवश्चर्य का प्रेमी हो जाता है, यानी कि प्रख्याशील में चित्त रज और तम से संयुक्त हो जाता है। दूसरा है प्रवृत्तिशील। मोह के आवरणों यानी तमस से सर्वथा क्षीण, केवल रज के अंश से युक्त होने के कारण यही चित्त सर्वथा प्रकाशमान होता है। यह धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य से संयुक्त होता है, यानी कि यहाँ पर तम क्षीण होता है और चित्त रज से युक्त होता है। यह जो चित्त का रूप है वह प्रवृत्तिशील कहलाता है। तीसरा है स्थितिशील। जब चित्त में रज का लेश मात्र भी स्थान नहीं रहता, रज समाप्त हो जाता है, तब सत्व प्रधान चित्त अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है और प्रकृति और पुरुष को समाधि में स्थिति प्राप्त हो जाती है। विवेक की जागृति हो जाती है, समाधि की स्थिति की प्राप्ति हो जाती है। तब चित्त का जो रूप प्रकाशित होता है वह है स्थितिशील। इस प्रकार से हमने चित्त भूमियाँ और चित्त के 3 रूपों का अध्ययन इस व्याख्यान श्रृंखला में किया है। अगले व्याख्यान में हम अभ्यास और वैराग्य चित्त वृत्तियों को किस तरह से निरोध किया जाए इसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।